कैसे हैं आप सभी लोग। थोड़ा सा गला बैठ गया है ऑफलाइन क्लासेस की वजह से और लाउडली बोलने की वजह से। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा मैथ समझ में आ रहा होगा और जिस तरह से आप सभी के मुझे लगे लाइक कमेंट मिल रहे हैं, बड़ी खुशी हो रही है कि आप लोगों को मैथ समझ में आ रहा है। होमवर्क दिया था उसके भी बच्चों ने आंसर दिए हैं, अच्छा ये भी लगा जान के। वे सभी बच्चे जिनका हमारे यहाँ से पुलिस में सिलेक्शन हुआ, बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। आप लोगों ने मेरा नाम आगे बढ़ाया। जल्दी ही मैं उन बच्चों के साथ आपके साथ एक लाइव क्लास रखूंगा जिसमें मैं उन सभी से आपको मिलवाऊंगा जिन्होंने हमारे यहाँ से सिलेक्शन लिया है, ठीक है। और एक और महत्वपूर्ण घोषणा आप लोगों के लिए कि मध्य प्रदेश सरकार ने कल करीब 7500 नई भर्तियों की घोषणा की है, जिसकी विज्ञप्ति वो नवंबर में ही जारी कर देंगे। तो एक सुनहरा अवसर है और इसका संभावित एग्जाम वो मार्च में लेंगे और अगर वो मार्च में एग्जाम लेते हैं तो हमारे पास करीब करीब 3 से 4 महीने का समय होगा। अच्छा समय भी है, 4 महीने में तैयारी की जा सकती है। इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं, चूंकि 5 साल से MPSI की वैकेंसी नहीं आई है, 2017 में लास्ट टाइम थी, एक लंबा समय हो चुका है, तो इनके लिए भी तैयार रहें। इसके साथ साथ MP पटवारी ये वैकेंसी भी नहीं आई है एक लंबे समय से, 2017 में आई थी, 16 में या 17 में, तो इनके लिए भी तैयार रहें। जल्द से जल्द इन सभी वैकेंसियों की विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी और एक सुनहरा अवसर होगा 2023 में हमारे पास कि हम भी सरकारी नौकरी को प्राप्त कर सकें। मैं आपका हर तरह से सहयोग करने को तैयार हूं, बशर्ते आप मेरा साथ देते रहें। इसी तरह से मेरे वीडियोस को लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें, कोई दिक्कत है सवाल पूछते रहें। जो नए लोग जुड़ रहे हैं उनको बता दूं कि मैंने घोषणा की थी कि 45 दिन के अंदर SSA GDA कंप्लीट कोर्स करवाऊंगा और डेली एक वीडियो अपलोड करूंगा। तो उसी वायदे को पूरा करते हुए मैं आज फिर आपके सामने हूं और मुझे याद नहीं है कौन सा वीडियो है, चौथा या पांचवा है, जो भी हो आप गिनते रहना, स्टूडेंट मैथ के आप भी हो, ठीक। तो रेशियो चल रहा था, तो जो नए लोग हैं उनको बता दूं कि अगर आपने एलिगेशन और रेशियो के पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, क्योंकि आगे समझने के लिए पिछला समझना जरूरी है। फिर से वही पुराना वीडियो नहीं देखा है, ये समझ में नहीं आएगा। अगर आपको समझ में आ रहा है, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी कीजिए, शेयर कर दो और अच्छा है दोस्तों तक पहुंचाओ। जितनी ज़्यादा लोगों की मदद कर सकते हो कीजिए। क्लासेस बिल्कुल फ्री हैं, बेहतरीन से बेहतरीन लेवल दूंगा, वायदा किया है। कोर्स बाहर नहीं होगा, ये भी वायदा है, ठीक है। जल्दी ही हम लोग एक लाइव क्लास लेके आएंगे आपके पास। कब आएगी घोषणा कर देंगे। तो कल कहाँ थे हम लोग? रेशियो पर थे। हाँ, इनका थोड़ा सा देख लेना, जल्दी वैकेंसी आएंगी, थोड़ा तैयार रहे इनके लिए। एक जल्दी ही वीडियो लेकर आऊंगा पूरा का पूरा, जिसमें इनसे जुड़े हुए सभी बातों को मैं आपके सामने रखूंगा, ठीक। तो कल हम लोग बात कर रहे थे रेशियो पर, है ना। बोला था 4 वीडियो बनाऊंगा, कोशिश करूंगा 4 वीडियो में खत्म कर दूं, कोशिश करूंगा, प्रयास पूरा होगा। एक बच्चे का कमेंट था, सर थोड़े ज़्यादा सवाल करवा दिया करो। बेटा मैं तो ज़्यादा सवाल करवा दूंगा, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, 1 से 1.5 घंटे का वीडियो जाएगा। अभी भी करीब 50 से 55 मिनट का वीडियो होता है। आप तैयार हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो 2 घंटे का भी वीडियो बना दूंगा। दिन में वैसे भी क्लासेस लेता ही हूँ ऑफलाइन 10 घंटे की, तो और सही। लेकिन आप लोग साथ दीजिए, आप कहोगे 2 घंटे का चाहिए, मैं 2 घंटे का वीडियो दे दूंगा, सब आपके भरोसे पर है, ठीक है बेटा। तो जहां कल थे वहीं से चालू करते हैं। आज मैं आपको एक क्रॉस प्रोडक्ट मेथड के सवाल करवाऊंगा, बहुत सारे। जो बच्चे पुराने हैं वो भी देखें, बहुत सारे नए सवाल होंगे आपकी बुकलेट में जो सवाल हैं उसके अलावा, ठीक। जिन्होंने टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक। तो बात करते हैं आज हम सबसे पहले आय और व्यय की, इनकम और एक्सपेंस। आय और व्यय,
या खर्च। तो इनकम क्या होती है? जो पैसा हमारे पास आया उसमें से जो खर्च हो गया वो खर्च होती है। क्या परिभाषा है खर्च की? अकाउंट के तो नहीं है हम स्टूडेंट, है ना, माफी चाहूंगा। चलो, तो हो जाता है थोड़ा बहुत। तो फिर से बात करें आय की और व्यय की, तो इनकम क्या है? जो हमने कमाया उसमें से जो खर्च हो गया वो खर्च है। बचत क्या हुई? आय में से खर्च हटा दोगे, बचत मिल जाएगी। मैं फिर से कह रहा हूं कि आपने 10,000 रुपए कमाए हैं और आपके 8,000 खर्च हो गए हैं। 10,000 कमाए हैं, 8,000 खर्च हो गए हैं, आपके पास बचे कितने हैं? 2,000। बात समझ में आ रही है? अगर मैं यही कहूं आपसे कि आपने 8,000 खर्च कर लिए हैं और अब भी आपके पास 3,000 रुपए बचे हैं, 8,000 खर्च हो गए, 3,000 बचे, आपने कमाए कितने थे? 11,000। फिर मैं कह रहा हूं कि आपने खर्च किए हैं 2,000, बचत है आपकी 1,000। आपने कमाए कितने थे? आपने कहा खर्च 2,000 हो गए, बचे हैं 1,000, इसका मतलब हमने 3,000 कमाए थे इनकम। तो इस सारी राम कथा का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर आय, खर्च और बचत में से हमें दो चीजें पता हो तो हम तीसरी चीज निकाल सकते हैं। सही है बेटा? बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, सारे तरीके दूंगा, बेहतरीन तरीके दूंगा, साथ बने रहिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, रोज ये बात कहता रहता हूं, है ना। अब जैसे सब चिल्लाते हैं कि ये और वो है, उस तरह से तो नहीं कह सकते ना। हालांकि ये बात तो तय है कि अच्छी चीजों को बच्चे कम पकड़ते हैं। अगर मैं पढ़ा नहीं रहा होता, कुछ और कर रहा होता, तो अब तक तो आग लगा दी होती, है ना। पढ़ाई की चीजें बच्चा कम पकड़ता है, पढ़ना नहीं चाहता। बैड थिंग्स एंड स्मेल्स गोज फार अवे। बुरी चीजें और बदबू दूर तक जाती है, अच्छी चीजें कम पकड़ता है आदमी। ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज का क्लास। क्या कह रहा है बेटा? एक व्यक्ति के खर्चे और बचत का अनुपात है 26:3। इसका मतलब है कि उसने खर्च कर लिए हैं 26 यूनिट और उसकी बचत हुई है 3 यूनिट। फिर से बेटा कहूंगा, अगर पुराना वीडियो नहीं देखा है देख लीजिए, समझ में नहीं आएगा। खर्च हो गए 26 यूनिट, बचे हैं 3 यूनिट। उसने कमाया कितना होगा? 29 यूनिट। तो मैंने इनकम क्यों निकाली? क्योंकि इनकम दी है, उसकी इनकम कितनी है? 7250। बेटा काट लेते हैं, 29 दूनी 58, 14 बचेंगे, 29 पंजे 145 और 1 यूनिट बराबर का है कि 250 की। क्या पूछ रहा है? बचत। गुणा करोगे 250 का, उसकी जो बचत आती है बेटा वो 750 रुपए आती है। ये बात समझ में आई होगी बेटा? सही है। कोशिश करूंगा नए सवाल करवाऊं, पुराना वीडियो अपलोड किया था उसके अलावा सवाल करवाऊंगा, वायदा है। सवाल देखते जाइए, बहुत सारे सवाल नए मिलेंगे, बहुत सारे। ठीक है, फिर से सवाल देखते बेटा, एक और इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में आएंगे। मैं इस सवाल का आपको बेस दे रहा हूं बेटा, बेसिक, और इस सवाल का एक तरीका और दूंगा। ठीक है, समझना। अगर समझ में नहीं आया मना करना कि बेटा समझ में नहीं आया, कमेंट जरूर करना। वो कह रहा है पी और क्यू। मैं 3 तरीके दूंगा सवाल के, सुनना बेटा। पी और क्यू की जो इनकम है, इनकम आई लिख देते हैं उसको, वो 3:4 के अनुपात में है। तो मैंने कहा इसने कमाए हैं 3x और इसने कमाए हैं 4x। पहले हम बात करते हैं बेस की, बेसिक की। बेसिक तरीका क्या है? वो तरीका जो कक्षा 5, 6, 7, 8 में पढ़ा आपने। ठीक बेटा, आप में बहुत शक्ति है, आप अपनी शक्ति भूल गए हो। हनुमान हो, खुद को पहचानो, बहुत दम है। ये सवाल बच्चों जैसे हैं आप लोगों के लिए। खुद को पहचानो बेटा, अंतरात्मा में झांको एक बार। 3x और 4x, उनके खर्चे का अनुपात है 2:3 और प्रत्येक की बचत, बचत कितनी है बेटा? इसकी भी बचत 6,000 है और इसकी भी बचत 6,000 है। और बेटा खर्च का आपको अनुपात दिया है, खर्च का अनुपात, अनुपात कितना दिया है बेटा? 2:3। मेरी बात को सुनना बेटा, मैं इधर कर देता हूं। मेरे हिसाब से पी ने कमाए हैं 3x और इसने कमाए हैं 4x। तो बेटा इनकी इनकम का अनुपात है 3:4। अनुपात का मतलब बेटा होता है बेटा, अगर मैं आय में से बचत हटा दूं, 10,000 किसी ने कमाए हैं और 2,000 बचे हैं, 10,000 कमाए हैं और 2,000 बचे हैं, तो इसका मतलब खर्च कितने किए? 8,000। ठीक, अगर आप आय में से
बचत को हटा दो, खर्चा मिल जाएगा बेटा सुनना। इनकम में से एक्सपेंस को हटा दो, खर्चे को हटा दो, तो क्या मिलेगी? बचत मिलेगी। ठीक है बेटा। और इसी तरह से इनकम में से बचत को हटाओगे तो खर्चा मिल जाएगा। तो इसकी बचत है 6000, मैंने आय में से बचत हटा दी, और इसकी आय में से इसकी बचत हटा दी, तो मुझे खर्चे का अनुपात मिल गया 2:3। सही है बेटा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 तरह के 9x माइनस के 18000 बराबर में 8x माइनस के 12000। ये इधर आएगा उधर जाएगा, और x की वैल्यू आएगी आपके पास 6000। ठीक है बेटा। क्यू की आय पूछी है, क्यू की इनकम कितनी है? 4x, और x की वैल्यू क्या है? 6000। जब आप इसमें 6000 का गुणा करोगे तो बेटा कितनी आएगी आपके लिए? तो आपके लिए इनकम आएगी क्योंकि 24000, और यही आपका आंसर होगा। तरीका अच्छा है, गलती की गुंजाइश नहीं होती, लेकिन समय नहीं है हमारे पास कि हम इतना बड़ा सवाल करें। एक ही घंटा है, 80 क्वेश्चन है, समस्या है बेटा। ऐसे नहीं करेंगे। 2 रास्ते और दे रहा हूं, 2 रास्ते और। बेटा मेरी बात को समझना, मेरी बात को समझना। ठीक है। देखो P और Q, इनकी जो इनकम है बेटा वो 3:4 के रेशियो में है। तो मैं कह रहा हूं ये कमाता है 3 यूनिट और ये कमाता है 4 यूनिट। ठीक है बेटा। इसकी बचत, इसके जो खर्च है, खर्च, इनका जो खर्च है उसका अनुपात है 2:3। तो मैं कह रहा हूं ये खर्च करता है 2 यूनिट और ये खर्च करता है 3 यूनिट। सही है बेटा। तो अगर इसने 3 यूनिट कमाए हैं और 2 यूनिट खर्च हो गए हैं तो बचत कितनी है? 1 यूनिट। और इसने 4 यूनिट कमाए हैं और 3 यूनिट खर्च हो गए हैं तो बचत कितनी है? 1 यूनिट। और दोनों की बचत कितनी है? 6-6 हजार। अच्छा, ये वाला तरीका आप तभी लगाना जब दोनों की बचत बराबर हो। दोनों की बचत बराबर हो। अगर दोनों की बचत बराबर नहीं हो तो ये तरीका मत लगाना। दोनों की बचत, सेविंग इक्वल नहीं हो, दोनों ने 6-6 हजार बचाए हैं तो ही लगाना, दोनों की बचत बराबर हो तो ही लगाना, अदरवाइज मत लगाना। ठीक है बेटा। तो इसने कमाए हैं 3, खर्च हुए 2, बचे हैं 1, 1 बराबर 6 हजार के। और ऐसे ही कमाए हैं 4, खर्च हुए 3, बचा है 1, और 1 बराबर 6 हजार के। 1 यूनिट की वैल्यू 6000 है, चाहे इधर से देखो चाहे इधर से देखो, इधर से देखो या उधर से देखो। 1 बराबर किसके? 6000 के। जब 1 बराबर है 6000 के, क्यों ने कमाए कितने हैं? 4 यूनिट। 1 यूनिट बराबर 6000 के, तो 4 बराबर काय के? 24000 के। एक अच्छा तरीका है, लेकिन इसको अप्लाई तभी करना जब दोनों की बचत बराबर हो। दोनों की बचत बराबर हो। अगर बचत बराबर नहीं है तो ऐसा मत करना। एक तरीका दे रहा हूं, यूनिवर्सल तरीका है, सभी सवालों पे काम करेगा। ठीक है। देखो समझना बेटा, पहला सवाल बेसिक करवाया मैंने, फिर अब हम उसी तरीके को लगाएंगे। देखो बात को सुनना, ये P है और ये Q है। इनकी जो इनकम है उसका अनुपात है 3:4। रेशियो हमेशा ऊपर आता है, रुपए बचत सब यहाँ आएंगी। और उनके जो खर्च का अनुपात है, खर्च एक्सपेंस, उसका अनुपात है 2:3। बेटा इसने भी 6000 बचाए हैं और इसने भी 6000 बचाए हैं। ये तरीका हर जगह लगेगा, बचत बराबर हो या ना हो तो भी लगेगा। अब बेटा गौर से सुनना, एक तरीका बता रहा हूं आपको, एक तरीका बता रहा हूं जो नए लोग जुड़ रहे हैं उनको, उसका नाम है क्रॉस प्रोडक्ट। अब कुछ नया नहीं है, दरअसल ये बेस जो होता है, बेसिक जो किया था ना, उसी का एक सुधरा हुआ रूप है। बेसिक का ही सुधरा हुआ एक रूप है ये तरीका, बस थोड़ा सा तेज हो जाता है उससे, और कुछ नहीं है, बेसिक ये भी। तो इसमें करना क्या है? इसमें करना ये है बेटा आपको कि इसका इसमें गुणा करना है 9, और इसका इसमें गुणा करना है 8। 9 और 8, बेटा फिर से 9 और 8 का अंतर, डिफरेंस 1 यूनिट। इसका इसमें 9, इसका इसमें 8, 9 और 8 का अंतर आया 1 यूनिट। ठीक है बेटा, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का है। ठीक है, अच्छी बात है। तो बेटा इसका इसमें करना आप 18000, इसका इसमें करना 18000, इसका इसमें करना 12000। 18000 और 12000 का अंतर 6000, तो 1 बराबर आया 6000 के। इसका इसमें करोगे 18, इसका इसमें करोगे 12, अंतर आएगा 6000। 18 12 का अंतर 6, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 6000। क्यू की आय पूछी है, गुणा करोगे 6000 का, और इसकी आय आएगी 24000। अगर इसकी पूछता तो इसमें गुणा कर दिया। इस तरीके की खासियत यह है बेटा कि बहुत जगह काम करेगा,
यहां से लेके काम करेगा, आपके प्रॉफिट एंड लॉस तक और एवरेज तक काम करेगा ये तरीका। बेटा उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। इसके बहुत सारे सवाल करेंगे आज हम लोग, बहुत सारे। ठीक है, सवाल देखो बेटा फिर से। थोड़ा सा गला दर्द कर रहा है तो हो सकता है आवाज में थोड़ी सी आपको दिक्कत लगे आज। देखो, ए और बी की जो इनकम है वो है आपकी 5:6 के अनुपात में, और उनका जो खर्च है वो है 3:4 के अनुपात में। ठीक बेटा, अब क्या कह रहा है, उनकी जो बचत है, अब देखो वो वाला तरीका यहां काम नहीं करेगा, बेसिक काम कर जाएगा। जो अभी अपन ने 1 यूनिट निकाला था वो काम नहीं करेगा, ये वाला काम कर जाएगा। इसकी बचत है 1800 और इसकी बचत है 1600। ठीक है बेटा, क्या करना है, 20 और 18 का अंतर 2 यूनिट बराबर 7200 और 4800 2400 अंतर, इसका 7200 इसका 4800, 72 और 48 का अंतर आएगा बेटा 2400। 2 बराबर 2400 के और 1 यूनिट की वैल्यू आएगी बेटा 1200 की। 1 बराबर 1200 किसकी चाहिए, बी की। गुणा करोगे 1200 का बेटा, 12 6 7200 रुपये इसकी इनकम है। कंफर्म है बेटा? क्या आपको बात समझ में आ रही है मेरी बात बेटा? अगर समझ में आ रही है तो आगे बढ़ो, नहीं आ रही है कमेंट करो, चाहे उसको पॉज करो, वीडियो को दोबारा समझो, रिवाइंड करो, पर समझ लेना दोबारा समझने का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है बेटा, चलो करके दिखाओ। बेटा मैंने बोला था पेन पेंसिल लेकर बैठा करो साथ में। हम रोज 6 बजे या 6:30 बजे के आसपास शाम को वीडियो अपलोड कर दिया करेंगे। ठीक है, अभी लाइव क्लास नहीं चला सकते हम लोग, अभी 1000 सब्सक्राइबर्स नहीं हुए हैं। जितनी जल्दी हो जाएंगे हम लोग उस पर लाइव क्लास भी चलाने लगेंगे। ठीक है, देखो 2 व्यक्ति हैं, हमने दोनों व्यक्तियों को ए और बी मान लिया, और इनकी जो इनकम है वो 5:3 के अनुपात में है, और इनकम और इनके जो खर्च हैं उसका अनुपात है 9:5। ठीक है बेटा, और जो इनकी बचत है वो 1300 और 900 है। ठीक है बेटा, तो ये क्या होगा, ये 25 होगा और ये 27 होगा, अंतर आएगा 2 यूनिट बराबर बेटा किसके, ये 6500 और ये 8100। 65 और 81 का अंतर कितना आएगा, 1600। 2 बराबर 1600, सही है ना बेटा? 6500 और 8100। गलत किया क्या? 13 पंजा 65, 0 0 और 11 में से 5 गए 6, सही बताया बेटा? ठीक है, और 1 यूनिट की वैल्यू आएगी बेटा 800। कैलकुलेशन देखे रहना, मैं कोशिश करता हूं पूरा आपको सॉल्व करके दूं धीमे धीमे। ठीक है बेटा, 1 बराबर 800 के उनकी आय चाहिए, गुणा करोगे 800 का, इसकी इनकम 4000 है, गुणा करोगे 800 का सॉरी बेटा 800 का, और इसकी इनकम 2400 है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है बेटा? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये सवाल थोड़ा सा अच्छा है बेटा, देखो पढ़ो, जल्दी करो। हर बार हमें बचत देता था कि इसने इतना बचाया और उसने इतना बचाया, इसमें बचत दी नहीं है बेटा। सवाल पढ़ो, ए और बी की आय का अनुपात है 2:1, वे 5:3 के अनुपात में खर्च करते हैं और 4:1 के अनुपात में बचत करते हैं। यदि ए और बी की कुल बचत 5000 है, बेटा दोनों की टोटल बचत पता है, मुझे नहीं पता कि ए ने कितना बचाया और बी ने कितना बचाया, तो सबसे पहले हम यही पता कर लेंगे। ठीक है बेटा, तो ए और बी, सुनते जाना बेटा, इनकी जो इनकम है वो है आपके लिए 2:1 के अनुपात में, और इनका जो खर्च है बेटा वो है आपके लिए 5:3 के अनुपात में। अब विडंबना ये है बेटा, समस्या ये है कि इनकी बचत नहीं पता, हमें दोनों की एक साथ बचत पता है पर किसकी कितनी कितनी बचत है वो नहीं पता। तो मुझे पता है ए और बी की दोनों की बचत कितनी है, 5000, और बचत का अनुपात क्या है, उनकी बचत का अनुपात क्या है, उनकी बचत का अनुपात बेटा कितना है, 4:1।
तो मेरे हिसाब से दोनों की बचत होगी 5 यूनिट, और 5 बराबर किसके बेटा 5000 के, और 1 बराबर किसके बेटा 1000 के। तो इसकी बचत कितनी आएगी बेटा, इसकी बचत 4 है, तो 1000 का गुणा करोगे 4 में, इसकी बचत आएगी 4000, और इसकी बचत है 1, तो 1 बराबर किसकी है 1000 के, तो इसकी बचत आएगी 1000। बेटा बचत मुझे निकालनी ही पड़ी, अगर नहीं समझ में आया दोबारा देखो बेटा। बचत है 4:1 के अनुपात में, 4 और 1 5 बराबर 5000 के, 1 बराबर 1000 की, इसकी बचत 4000, इसकी बचत 1 यानी कि 1000। ठीक है बेटा, वापस आते हैं। ये 6 होगा, ये 5 होगा, 6 और 5 का अंतर आएगा 1 यूनिट, बराबर ये बेटा 12000 है, 12000 है, और ये 5000 है, अंतर आएगा 7000 बेटा। 1 बराबर 7 के, बी की आय ज्ञात करनी है, गुणा करोगे 7000 का, तो बी की इनकम आपके लिए 7000 निकलती है। उम्मीद करता हूं बेटा अब आपको ये सवाल समझ में आने लगे होंगे। ठीक है बेटा, चलो देखो, आय और व्यय के सवाल इसलिए ज्यादा कर रहे हैं क्योंकि ये सवाल इंपॉर्टेंट है और ज्यादा आते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, देखो बेटा इसमें भी अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है ये वाली, जरा पढ़ो ठीक से। एक रिफ्लेक्शन बनता है, थोड़ा सा मैनेज कर लो, मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था हम जल्द से जल्द इसकी समस्या का समाधान कर देंगे, जल्द से जल्द, पर अभी थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा बेटा, समय नहीं है हम लोगों के पास। ए और बी की जो इनकम है वो बेटा 5:7 के अनुपात में है, और इनकी जो बचत है, बचत यहाँ लिख लेते हैं, इनकी जो बचत है बेटा वो कितनी है, इसकी बचत है 4000 और इसकी बचत है 5000। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि यदि ए का खर्च बी के खर्च का 66 सही 2/3, वो कह रहा है ए का जो खर्च है वो बी के खर्च का 66 सही 2/3, 66 सही 2/3, इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं बेटा हम। 3 6 18, 3 6 18, और एक 19, और ये 19 198, 200/3 होगा बेटा, और ऊपर से परसेंट हटेगा, नीचे 100 लगेगा, ये कट जाएगा, तो इसकी 66 सही 2/3 की वैल्यू क्या बन गई 2/3। बेटा बात समझ में आई, 66 सही 2/3 को 3 6 18, 198 और 2 200/3, ऊपर से परसेंटेज नीचे 100 लग जाएगा, तो मैंने कहा A/B बराबर 2/3 के। बेटा अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा है अनुपात समानुपात का, ये चीज समझ में नहीं आएगी। पूजा हो रही है, मंदिर की घंटियां बज रही हैं, थोड़ा शोर हो सकता है, ठीक है। चलो, तो ए का जो खर्च है वो 2 है और बी का जो खर्च है वो 3 है। ए का खर्च 2 है और बी का खर्च 3 है, क्या होगा 15 होगा, ये 14 होगा, 15 और 14 का अंतर आएगा 1 यूनिट, बराबर ये 12000 होगा, ये 10000 होगा, 12000 और 10000 का अंतर आएगा 2000। 1 बराबर 2000 के ए और बी दोनों की कुल आय चाहिए, ए और बी दोनों की कुल आय। या तो आप ऐसा करोगे, इसकी गुणा करोगे 10000 है, इसकी गुणा करोगे 14000 है, ऐसा मत करो, इसकी 7 है, इसकी 5 है, दोनों की टोटल कितनी है 12, दोनों की टोटल कितनी है 12, और 1 बराबर 2000 के गुणा करोगे 2000 का, 12 दूनी दोनों की कुल 24000 आय होगी। ये बात समझ लेना बेटा, उसने पूछा क्या है इस पर फोकस कीजिए, ठीक है। चलो इस सवाल को देखो बेटा, ठंडे दिमाग से पढ़ना, अच्छी तरह से ठीक से पढ़ना, ठीक से। क्या कह रहा है सवाल, वो कह रहा है कि एक जगह पर युद्ध हुआ, युद्ध से पहले किसी सेना में टैंक और प्लेन का जो अनुपात था वो कितना था 5:3 था, युद्ध से पहले। युद्ध में क्या हुआ पहले और युद्ध के बाद, तो युद्ध में क्या हुआ 1000 तो टैंक नष्ट हो गए, 1000 टैंक नष्ट हो गए, माइनस आएगा, नष्ट हुए हैं, और 800 प्लेन नष्ट हो गए, बेटा ये भी माइनस का आएगा, ठीक है। और जो प्लेन और टैंक का अनुपात हो गया वो 2:1 हो गया। फिर से बेटा वही बात, 5 और 6, 5 और 6 का अंतर आया 1 यूनिट, और बराबर ये 1000 और ये 1600, 1000 और 1600 का अंतर आएगा 600, ठीक है बेटा। तो गुणा करोगे 600 का, तो 3000 टैंक थे हमारे पास, और गुणा करोगे 600 का 1800 प्लेन थे,
पर उसने ये पूछा है क्या? नहीं, उसने पूछा है युद्ध के बाद टैंक की संख्या, युद्ध के बाद टैंक की संख्या। बेटा टैंक पहले कितने थे हमारे पास? 3000, और कितने नष्ट हो गए? 1000। अगर 3000 में से 1000 टैंक नष्ट हो गए युद्ध के बाद, तो कितने टैंक बचे बेटा? 2000 टैंक बचेंगे। और यही वो पूछ रहा है। अगर आपने जरा भी लापरवाही कर दी तो 3000 आंसर लगा दोगे, वो आपका सवाल गलत हो जाएगा। युद्ध के बाद टैंकों की संख्या पूछिए बेटा, ढंग से समझना सवाल को, ठीक है? एक और देखो क्या कह रहा है सवाल। ये सवाल मैं होमवर्क में दे रहा हूं आप लोगों को, आप खुद करेंगे। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे मुझे। देख लीजिए, लिखा है, उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, जो आपको करना है कर लीजिए। बिल्कुल वही है प्लेन और टैंक वाला। लिख लिया? देख लो। युद्ध से पहले किसी सेना में कैप्टन और सिपाही का अनुपात था 2:7। युद्ध के दौरान 25 कैप्टन और 100 सिपाही शहीद हो गए और कैप्टन और सिपाही का अनुपात 3:10 हो गया। युद्ध के बाद सिपाहियों की संख्या क्या है? युद्ध के बाद सिपाहियों की संख्या क्या है? तो आप पहले वाली संख्या निकाल के घटा लेना बेटा, ढंग से सवाल को पढ़ लेना। चलो एक और सवाल देखते हैं, ये अच्छा सवाल है। देखो वो कह रहा है कि ए और बी की राशियों का अनुपात क्या है? 2:1। ए और बी की राशियों का अनुपात है 2:1, मतलब ए के पास है 2 यूनिट। इसका एक सवाल, एक तरीका मैं बहुत अच्छा दूंगा आपको, सवाल देखते रहना, बहुत शानदार तरीका दूंगा। बेस तो नहीं चाहिए इस सवाल का। चलो बेसिक से करते हैं पहले इस सवाल को। मैं क्या कहना चाहता हूं, सुनते जाना मेरी बात को। मैं कह रहा हूं ए और बी, ए के पास कितने थे? 2, और बी के पास कितने थे? 1। तो मैंने कहा इसके पास थे x, इसके पास थे x, ठीक है? इनके पास, इसके पास 2x थे, इसके पास 1x थे। अब क्या हुआ? ए बी को 2 रुपए दे दे, ए बी को 2 रुपए दे दे। तो बेटा सोचने का विषय है कि 2x थे, अगर ये 2 रुपए देगा, किसको देगा? बी को। तो बी के पास थे कितने? x, तो बी के 2 बढ़ जाएंगे। बेटा ये देगा तो इसके कम होंगे, दूसरे के बढ़ जाएंगे, और अनुपात क्या होगा? दोनों की राशियां क्या हो जाएंगी? 1:1 हो जाएंगी, ठीक है? तो बेटा इसका गुणा करोगे आप इधर, तो 2x माइनस के 2 बराबर में x प्लस के 2, ठीक? तो ये इधर x आएगा, ये उधर काय में जाएगा, माइनस का उधर काय में जाएगा, प्लस में जाएगा। तो बेटा आप कहोगे 2x माइनस के x बराबर 2 + 2। ये चीज समझना, माइनस की चीज उधर काय में जाती है, प्लस में जाती है। अरे बच्चों वाली चीजें पता है, मुझे मालूम है आपको पता है, फिर भी बता रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ, देखते जाओ। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 4। क्या पूछ रहा है? दोनों की राशियां। गुणा करोगे 4 का, इसके पास थे 8, और गुणा करोगे 4 का, इसके पास थे 4। समझ में आया? अरे ये तो सब छोटा सवाल था, इसमें क्या समझाया आपने? मैं क्या कह रहा हूँ, सुनना बेटा, इसको हटाओ, ये तरीका सही नहीं है क्योंकि बड़ा हो गया समय नहीं। इसको वैसे ही समझते हैं जरा, पहले तो क्रॉस प्रोडक्ट से ही सुनना। ए और बी के पास कितने थे बेटा? 2:1 के अनुपात में थे, ठीक? अब क्या हुआ? अगर ए 2 रुपए देगा तो बी को 2 रुपए मिलेंगे। अभी तक आपने जितने सवाल पढ़े, यहाँ पर दोनों या तो प्लस के थे या दोनों माइनस के थे। यहाँ पे एक माइनस का और एक प्लस का है, एक माइनस का एक प्लस का। इसके बहुत सारे सवाल करवाऊंगा मैं आपको बाद में, देखते जाओ। एक माइनस का और एक प्लस का, ये तरीका बहुत काम आएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, हम इसका बहुत यूज करेंगे। तो अगर ऐसा हो जाए कि ये 2 रुपए दे दे तो इसको 2 रुपए मिल जाएंगे, तो अनुपात क्या हो जाएगा? 1:1 हो जाएगा। तो मैंने कहा 2 और 1 का अंतर आया 1 यूनिट। अब गौर से देखना, ये समझ में आया? अब ये क्या होगा? माइनस का 2, ये क्या होगा? प्लस का 2। बेटा अब की बार एक माइनस का है और एक प्लस का है, या तो दोनों प्लस के हों या दोनों माइनस के हों। दोनों प्लस के होंगे तो भी घटेगा, दोनों माइनस के होंगे तो भी घटेगा, लेकिन एक माइनस और एक प्लस, इनका तो हमेशा अंतर ही होगा। ये किसी भी कंडीशन में इनका हमेशा डिफरेंस ही होता है। इसका और इसका आया, इसका 2, इसका 1 का डिफरेंस ही होगा। लेकिन इसका हिसाब किताब देखो, ये 2 माइनस का और ये 2 प्लस का, जब एक माइनस का और एक प्लस का तो क्या होगा? जुड़ जाएगा, 2 और 2 4। एक माइनस का और एक प्लस का होगा तो क्या होगा? जुड़ जाएगा, ठीक? तो 1 बराबर 4 के, गुणा करोगे 4 का, इसके पास थे 8, और गुणा करोगे 4 का, इसके पास थे 4। सही है? एक और तरीका देता हूं, अच्छा सुनना गौर से मेरी बात को, क्या कह रहा हूं मैं। वो ये कह रहा है कि इनका अनुपात है 2:1, मतलब ए के पास बी से दुगने रुपए हैं। सुनना, ए के पास बी से दुगने रुपए हैं, 2:1 का अनुपात है।
अगर ए बी को 2 रुपए दे दे, ए बी को 2 रुपए दे दे, ए बी को 2 रुपए दे दे, तो उनके पास 1:1 मतलब बराबर हो जाएंगे, है ना। तो पहली बात तो यह है कि क्या ए के पास बी से 2 रुपए, ऑप्शन देखो दुगने हैं, 6 से दुगने 12 हैं, 8 से दुगने 16 हैं, 3 से दुगने 6 हैं और 4 से दुगने 8, सारे ऑप्शन सही हो रहे हैं। लेकिन अगर ए बी को 2 रुपए दे दे तो रुपए बराबर होने चाहिए। अब इसके पास कितने हैं 12, इसके पास कितने हैं 6, अगर ये इसको 2 रुपए दे दे तो इसके पास 10 हो जाएंगे, इसके पास 8 हो जाएंगे, बराबर हुए क्या, नहीं हुए। इसने 16 थे, अगर ये इसको 2 रुपए दे दे तो इसके पास 14 होंगे, इसके पास 10 होंगे, बराबर हुए क्या, नहीं हुए। अगर ये इसको 2 रुपए दे दे तो इसके पास 8 थे, इसके पास 4, 2 रुपए दे दे तो इसके पास 6 रुपए बचेंगे, इसके पास 6 रुपए हो जाएंगे और बराबर अनुपात हो जाएगा। और ये तरीका ज्यादा अच्छा है, ठीक है ना बेटा। ये चीजें एग्जाम में देखने वाली हैं, क्योंकि अगर आप इस तरह से सोच रहे हो, एग्जामिनर की तरह सोच रहे हो, तो आप जल्दी पेपर कर लोगे, टाइम बहुत कम मिलेगा आपको। इसमें नहीं, हर एग्जाम में कम मिलेगा। पुलिस का भी सिलेबस चेंज हो गया है, एक वीडियो बनाऊंगा मैं पुलिस के कांस्टेबल के ऊपर और एसआई के ऊपर जो सिलेबस चेंज हुआ है उसके ऊपर पूरा बताऊंगा, डिस्क्राइब करूंगा क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, ठीक है। चलो, उम्मीद करता हूँ ये सवाल समझ में आया होगा बेटा। मैंने कहा था थोड़ा सा गला खराब है, थोड़ा सा मैनेज कर लेना, ठीक है। सवाल क्या कह रहा है, देखो पढ़ो सवाल। सफल और असफल मतलब पास और फेल छात्रों का अनुपात है 6:1 और यह अनुपात 9:1 हो जाता है अगर 6 बच्चे और सफल हो जाते हैं तो कुल छात्रों की संख्या क्या। तो बेटा बात को सुनना, मान लीजिए मेरी क्लास में 100 बच्चे हैं, मान लीजिए मेरी क्लास में 100 बच्चे हैं, मानने में क्या जाता है ना। वो एक व्यक्ति था, खाना खा रहा था, दूसरा व्यक्ति उसको बहुत देर से देख रहा था, उसके पास गया, कहता है भाई साहब आप बहुत देर से खाना खा रहे हो, मैं आपको देख रहा हूं, आप बार बार अपनी रोटी कटोरी में लगा के खा रहे हो, कटोरी में कुछ है तो है नहीं। कि भाई साहब ऐसा है कि मैं मैथ का टीचर हूं और मैंने दाल मान ली है। तो मानने में हमारा कुछ नहीं जाता, मान लो। मैं कह रहा हूं कि मान लो मेरी क्लास में 100 बच्चे हैं, ठीक है। अगर 60 पास हो गए तो 40 फेल हो गए, 60 पास हो गए तो 40 फेल हो गए। अगर मैं 10 बच्चे और पास कर दूं, पहले कितने पास थे 60, अगर मैं 10 और पास कर दूं तो अब 70 पास हो जाएंगे, तो फेल कितने होंगे 30। अगर पास वाले बढ़ेंगे तो फेल वाले कम हो जाएंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है बेटा आपको मेरी। पास वाले बढ़ाओगे तो फेल वाले अपने आप कम हो जाएंगे, क्योंकि क्लास के बच्चे तो उतने ही है, ठीक। तो देखो बेटा मैं कह रहा हूं पास और फेल का जो अनुपात है वो 6:1 है, ठीक। वो कह रहा है कि ये अनुपात 9:1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा कि 6 बच्चे और सफल हो गए, 6 छात्र और सफल हो गए, तो बेटा 6 पास वाले बढ़ गए तो 6 फेल वाले कम हो जाएंगे। बात समझ आई बेटा। अब बेटा देखो गौर से, तो 6 और 9, 6 और 9 का अंतर आया 3 यूनिट, बराबर ये 6 है और ये 54 है, 9×54। बेटा ये प्लस का है और ये माइनस का, अलग अलग चिन्ह वाले जुड़ जाते हैं, वो बताया था माइनस को उधर जाएगा प्लस में, ये वही कॉन्सेप्ट है बेटा। तो 6 और 9 54 का जोड़ होगा 60, तो 3 बराबर किसके 60 के और 1 यूनिट बराबर किसके 20 के। क्या उसने पास बच्चे पूछे हैं, नहीं। क्या फेल पूछे हैं, नहीं। उसने पूछे टोटल बच्चे, क्या पूछे टोटल। तो बेटा पास कितने थे 6, फेल कितने थे 1। बेटा फेल हो या पास, क्लास के बच्चे तो टोटल ही है ना वो। तो 6 पास और 1 फेल, टोटल हो गए 7 यूनिट और 1 बराबर किसके 20 के, तो गुणा करोगे 20 का। क्लास में टोटल 140 बच्चे हैं। उम्मीद करता हूं बेटा ये बात आपको मेरी समझ में आई होगी। उसने टोटल पूछा है, फेल हो या पास हो, क्लास का बच्चा तो होगा ना वो। फेल भी क्लास में ही होते हैं, बाहर नहीं होते, है ना। वो एक बच्चे से पूछा कि एक टोकरी में 10 सेब हैं, बताओ 3 खराब हो गए तो कितने बचे। तो उसने कहा 10 ही बचे। क्यों, कि भाई खराब होने के बाद सेब सेब ही रहेंगे, केले थोड़ी बन जाएंगे। तो बेटा फेल हो गए तो क्लास के बच्चे बाहर थोड़ी चले जाएंगे, रहेंगे तो क्लास में ही ना। चलो क्या कह रहा है, बैग P और Q, बैग P और Q में गेंदों की संख्या का अनुपात है 2:3। एक तरीका इसका भी बताऊंगा बहुत अच्छा, इसका एक बहुत अच्छा तरीका बताऊंगा। 2:3 है। वो कह रहा है बैग Q में से 5 गेंदें निकालकर बैग P में डाल दी जाएं।
बैग क्यू से 5 गेंदें निकाली जाए और बैग में पी में डाल दिया है, तो अब दोनों बैगों में गेंदों की संख्या बराबर, बराबर का मतलब 1:1 हो जाएगी, बराबर का मतलब यही हो गया। तो फिर से बेटा वही, तो 2 और 3 का अंतर आया 1 यूनिट, 3 और 2 का अंतर आया बेटा 1 यूनिट, ठीक है। तो 5 और 5 10, तो 1 बराबर 10 के, 1 बराबर 10 के। वो पूछ क्या रहा है, वो कह रहा है प्रत्येक बैग में अब गेंदों की संख्या क्या है, प्रत्येक बैग में गेंदों की संख्या क्या है अब दोनों बैगों में गेंदों की संख्या बराबर है, प्रत्येक बैग में गेंदों की संख्या है अब। तो बात को सुनना अब। तो बेटा सोचो, पहले इसमें कितनी थी, गुणा करोगे 20 10 का, पहले इसमें 20 थी और गुणा करोगे 10 का, पहले इसमें 30 थी, तो बेटा इसमें से 5 गेंद डाल दी है ना इसमें, बेटा ये मत लगा देना, 30 मत लगा देना। वो कह रहा प्रत्येक बैग में गेंदों की संख्या है अब, तो 30 में से 5 इसमें जब डाल दिए हैं तो इसमें भी 25 होंगी और इसमें भी 25 होंगी। प्रत्येक बैग में अब कितनी गेंदें, 25। ढंग से सुनना, ढंग से पढ़ना। आपने सवाल पढ़ने में गलती करी, किया हुआ आता हुआ सवाल गलत हो जाएगा, नेगेटिव मार्किंग, बहुत दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, इस सवाल को जरा लॉजिकली सोचते हैं, इसे टर्म समझ में आ रहा है ना बेटा, कमेंट करना। इस सवाल को जरा लॉजिकली समझो, थोड़ा सा लॉजिकली बेटा, गौर से सोचो। वो ये कह रहा है कि 2:3 का अनुपात है, ठीक, और वो कह रहा है कि अगर 5 गेंदा क्यू से निकालें, क्यू से 5 गेंद निकाल के इसमें डाल दो तो गेंदा बराबर हो जाएंगे। तो बेटा थोड़ा लॉजिक लगाओ, अगर ये 2:3 का अनुपात है, मैं यहां लिख देता हूं मैं, ये 2:3 का अनुपात है, तो बेटा सोचो जरा, ऑप्शनों पर नजर मारो। अगर मैं इसको 2:3 का अनुपात मानूं तो किसी भी कंडीशन में अगर मैं 5 गेंदा निकाल के बी में डालूं, ए में इसमें डालूं 5 गेंदा, तो गेंद बराबर होनी चाहिए। तो लॉजिक लगाओ, अगर गेंदें 25 हैं तो 5 इसमें मिलने के बाद 25 हैं, मिलने के बाद 25, ऑप्शन लिखो, ऑप्शन लिखो, चलो ऐसे देखते हैं। मिलने के बाद 45 हुई हैं प्रत्येक में, मतलब इसमें भी 45 होंगी और इसमें भी 45, मिलने के बाद। तो मिलने से पहले कितनी थी, इसमें 5 मिल गई तब आई हैं, अगर इसमें से वापस इसको दे दें तो इसमें 40 हो जाएंगी, इसमें 50 हो जाएंगी। क्या ये अनुपात आपका 2:3 के बराबर हो रहा है? नहीं, क्योंकि वो कह रहा है मिलने से पहले क्या थी, 2:3, नहीं हो रहा। ऐसे ही समझो बेटा बात को, अगर आप 20 लोगे तो यहां से 15 दोगे, अगर इसमें भी 20 है इसमें भी 20 है, तो इससे 5 इसको दोगे तो इसमें 15 बचेंगी और इसमें 25 होंगी। तो बेटा कहीं अनुपात 2:3 नहीं, एक ही कंडीशन में हो रहा है कि मिलने के बाद 25 है, इसमें भी 25 होंगी। बेटा अगर मैं इसमें से वापस भेजूं, इसने जब 5 गेंदें ले ली हैं तब 25 है, अगर मैं इसकी वापस कर दूं, उसको वापस कर दो भाई, क्यू को अपनी गेंदें, क्यू को 5 गेंदें वापस कर दो, करो वापस, तो इसमें 20 हो जाएंगी और इसमें 30 हो जाएंगी और अनुपात वही आ जाएगा जो अनुपात पहले था। ये बात को गौर से समझो, मिलने के बाद का अनुपात पूछा हमने, ऑप्शन से इस सवाल को किया है, नहीं समझ में आया पॉज करो, मेरी बात को फिर से समझो। मिलने के बाद अगर 25 हैं, दोनों बराबर हो गई और पी को मिली है, तो पी अगर 5 गेंद वापस कर दे, क्यू के पास 30 हो जाएंगी, इसके पास 20 हो जाएंगी और अनुपात क्या होगा, मिलने से पहले वाला अनुपात 2:3 और वही अनुपात हो जाएगा। ये सवाल अगर ऐसे सोचना चालू कर दिया आपने तो बहुत जल्दी सवाल हो जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? ठीक है ना? जो पुराने बच्चे मैथ एक बार पढ़ चुके हैं वो भी देखते रहो, काफी कुछ नया है। इस सवाल को बेस से करवाऊं? नहीं, आप यूनिट से ही करो, इतना समय नहीं है हमारे पास, कहो तो करवा दें। नहीं, ऐसे ही समझो, चलो बात को सुनना गौर से। जैसे मैं आपसे क्या कह रहा हूं, कि मान लो आपको कहीं जाना है, आपने एक ओला या उबेर कोई भी कार बुक कर दी, ठीक, वो घर पे आएगी आपके और आप मना कर दोगे अब नहीं जा रहा मैं, तो क्या होगा, वो खाली हाथ चला जाएगा कि नहीं जाएगा? वो कहेगा भाई साहब आपके घर पे आने का एक निश्चित चार्ज है, वो तो मैं लेके जाऊंगा। तो इसमें लिखा है बेटा, एक टैक्सी का किराया निश्चित और अंशतः चली गई दूरी, अंशतः है बेटा, वो अंशतः चली गई, मतलब एक फिक्स किराया तो है ही, आपके घर पे आएगा, एक फिक्स किराया तो वो लेगा ही लेगा घर पे आने का, आप जाओ या मत जाओ। और उसके बाद क्या होगा, हर किलोमीटर के हिसाब से किराया बढ़ता जाएगा। 1 किलोमीटर जाओगे किराया कुछ होगा, 2 किलोमीटर जाओगे किराया कुछ होगा, 3 किलोमीटर जाओगे कुछ होगा। बात समझ में आ रही है? तो ये मतलब है इस सवाल का कि टैक्सी का किराया निश्चित और अंशतः चली गई दूरी के हिसाब से बदलता है। 16 किलोमीटर किराया 156 रुपए और 24 किलोमीटर किराया है 204 रुपए, तो 30 किलोमीटर किराया क्या होगा? बेस करना है क्या?
चलो कर लेते हैं, मान लो मैंने कहा समझना मेरी बात को बेटा, समझना मेरी बात को। मैं ऐसे लेता हूँ, फिक्स वाले किराए को मानता हूँ घर बुलाने का किराया, घर बुलाने का। टैक्सी आपके घर पे आएगी, मान लो उसने कर दिया फिक्स 50 रुपये कि भाई साहब आपके घर पे आएंगे, फिक्स 50 रुपये तो लेंगे। और मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको 1 किलोमीटर जाना है तो वो 5 रुपये लेगा, 1 किलोमीटर के 5 रुपये लेगा। तो मान लो आपको 10 किलोमीटर जाना है, मान लो आपको 10 किलोमीटर जाना है, मान लो, तो बेटा 50 रुपये तो आप पे पहले ही लगने वाले, आपके घर पे आया, प्लस 10 किलोमीटर के 5-5 रुपये और लेगा वो, तो 50 रुपये ये और 50 रुपये ये, आपको किराया कितना देना पड़ेगा, 100 रुपये। और मान लो आपको 25 किलोमीटर जाना है, तो बेटा ये 50 रुपये तो वो हर बार लेगा जितनी बार वो आपके घर पे आएगा, प्लस और 25 किलोमीटर के 5-5 रुपये, तो बेटा 50 ये और 25 पंजे 125, ये कितना होगा, 175 रुपये फिर किराया लगेगा। ये बात समझ में आ रही है बेटा? तो इसी कॉन्सेप्ट को अगर मैं अपनाते हुए आपके लिए कहूँ कि मान लो घर बुलाने का किराया, घर आने का, उसने कहा X रुपये, घर आने का X रुपये, और 1 किलोमीटर का मान लो आप Y रुपये, ठीक है। तो पहली कंडीशन में वो कितना गया था बेटा, 16 किलोमीटर। बेटा वो लिखा है आपको समझाने के लिए, मैंने ध्यान रखना, पहले गया था 16 किलोमीटर। तो बेटा सोचो घर पे आया होगा 16 किलोमीटर के लिए, X रुपये तो पहले ही लग गए होंगे, प्लस 16 किलोमीटर के Y रुपये लगेंगे, और टोटल किराया कितना दिया उसने, 156 रुपये। बेटा बात समझना, पहली कंडीशन में। दूसरी कंडीशन में कितना गया बेटा, 24 किलोमीटर। समझा रहा हूँ, ऐसे करना मत, फालतू समय खराब होगा बेटा, इतना टाइम नहीं है। दोबारा 24 किलोमीटर गया है तो X रुपये तो फिर से लगे होंगे बेटा, घर पे आएगा X रुपये तो लगने हैं। तो 24 किलोमीटर के Y रुपये फिर से लगेंगे, 24Y, और बराबर कितने के, 204 के। सही है बेटा? तो मैंने कहा माइनस और माइनस और माइनस, ये कट गया, सुनना बेटा, तो ये आया माइनस के 8Y, और बराबर घटाओगे माइनस के 48 के, माइनस से माइनस कट गया, और Y बराबर 6 रुपये के। तो मुझे पता चल गया कि 1 किलोमीटर के वो 6 रुपये लेता है। सवाल कितना बड़ा फैल रहा है, ये चीज हटा दूं, ये तो समझाने के लिए लिखी थी वैसे ही मैंने आपको। 1 किलोमीटर कितने रुपए ले रहा है, 6 रुपए ले रहा है वो। 1 किलोमीटर कितने ले रहा है, 6 रुपए। अब ये भी तो पता करना है, घर पे बुलाने के, घर पे आने के कितने रुपए लेगा। तो मैं ये पता करता हूं, चाहे इस वाले में लगा दो वैल्यू, चाहे उस वाले में लगा दो, इस वाले में लगा दो, इसमें लगा रहा हूं। तो x प्लस 16, y की वैल्यू कितनी है, 6, बराबर का है कि 156 के। तो आपने कहा x बराबर 16 × 96 आ जाएगा, माइनस में 156 माइनस के 96, कितना आ गया, x की वैल्यू 60 आ गई। यानी कि घर पे आने के कितने लेता है वो, 60 रुपये। आपसे पूछ क्या रहा है, 30 किलोमीटर किराया। तो जब आपको 30 किलोमीटर जाना है तो घर पे आने के 60 रुपये तो पहले लेगा वो, प्लस 30 किलोमीटर के 1 किलोमीटर कितने हैं, 6 रुपये, तो ये लेगा। तो 60 प्लस 180, और आपको रुपया देना पड़ेंगे 240। इतना बड़ा सवाल करके कोई इनाम नहीं मिलने वाला। मेरी भाषा में, सिंपल भाषा में समझना, कोई मतलब नहीं है इतना बड़ा सवाल करना। ये बेसिक है सवाल का। कक्षा 5 में करके आओगे, कक्षा 6 में, 8 में करके आओगे, पूरे 5 नंबर देगा। समझ में आ रही है? ऐसे नहीं करना। लेकिन सुन, मैं क्या कह रहा हूं, सुन ढंग से सुन बेटा। समझना, नहीं समझ में आए मने करना, कमेंट कर देना, नहीं आया दोबारा करेंगे हम इसको वीडियो बना के। 16 किलोमीटर जब वो गया था तो उसने रुपए दिए थे 156। क्या इस 156 में दोनों तरह के किराया इंक्लूड नहीं है? 2 तरह का, घर पे आया उसका भी मांगा होगा उसने, और जितनी दूर गया उसका भी। तो 156 तो पूरा किराया है ना, घर पे आने का भी है और दूर 16 किलोमीटर जाने का, दोनों तरह किराया है इसमें। फिर समझना, जब वो 24 किलोमीटर गया था तो किराया दिया था 204 रुपये। बेटा इसमें भी दोनों तरह किराया इंक्लूड है। मैं क्या कह रहा हूं, जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी किराया बढ़ता जाएगा, पर जो घर पे आने का चार्ज है वो तो एक ही बार लगेगा, हर बार तो लगेगा नहीं। तो जब उसने 8 किलोमीटर ज्यादा गया तो उसके 48 रुपए बढ़ गए। नहीं, पहले 156 थे, अब 204 है। तो 8 किलोमीटर के 148 हैं, तो 1 किलोमीटर के कितने रुपए हैं, 6 रुपए। क्या ये बात समझ में आई? समझना, एक और तरीका दूंगा अभी इसी में, समझो। तो 1 किलोमीटर कितने रुपए हैं, 6। 1 किलोमीटर कितने रुपए हैं, 6। तो बेटा सोचो जरा गौर से, जब 1 किलोमीटर के 6 रुपए हैं तो 16 किलोमीटर कितने होते हैं, 16 × 96 होते हैं।
1 किलोमीटर के अगर 6 रुपए हैं तो 16 किलोमीटर के 96 रुपए होते हैं, ठीक। पर हमने दिए कितने हैं? 156। भाई क्यों दिए? 96 देने चाहिए थे। 1 किलोमीटर के 6 दूंगा, 16 किलोमीटर 96 दूंगा, पर मैं दे कितने रहा हूँ? 156। कितने ज्यादा दे रहा हूँ? 60। क्यों दे रहा हूँ ज्यादा? क्योंकि टैक्सी घर पे आई है मुझे लेने के लिए। तो घर पे आने के ये रुपए हो गए 60। वो कह रहा है 30 किलोमीटर के बताओ, तो घर पे आने के 60 देने पड़ेंगे, प्लस कितने किलोमीटर के? 30 किलोमीटर के। 1 किलोमीटर कितने हैं? 6। 30 किलोमीटर के 6 रुपए देने पड़ेंगे। तो 60 प्लस 180, 240 देने पड़ेंगे। बात समझ में आई? और छोटा करें? और छोटा करता हूं, और छोटा करता हूं, देखना क्या इतनी बात समझ में आई आपको? कंफर्म? चलो फिर से समझते हैं। हटाओ इसको, यहां तक मत देखो, आप मेरी बात को सुनना। ये भी मत देखो, ये भी मत देखो, यहीं तक समझो। मैंने कहा 8 किलोमीटर ज्यादा गया तो 48 रुपए लगे, तो 1 किलोमीटर के 6 रुपए हो गए। 1 किलोमीटर के 6 रुपए। उसे जाना कितना है? 30 किलोमीटर। कितना जाना है? 30 किलोमीटर। बेटा एक बात बताओ, आप कार में बैठ गए, 15 किलोमीटर गए, अब आपने कहा 5 किलोमीटर और जाना है, उससे कही भाई एक काम कर 5 किलोमीटर और ले चल, तो क्या होगा? मना कर देगा? नहीं मना करेगा। वो कहेगा एक काम करो भाई साहब 5 किलोमीटर के पैसे और दे देना, टैक्सी तो मैं बैठ ही चुका हूं, घर पे आने के चार्ज तो दे ही चुका हूं, तो 5 किलोमीटर आगे ले जा रहा हूं तो 5 किलोमीटर का और दे देना, ठीक है। तो मुझे जाना है 30 किलोमीटर, तो बेटा मैं 24 किलोमीटर तो जा चुका हूं ना, 16 से करोगे बहुत लंबा हो जाएगा। 24 किलोमीटर मैं जा चुका हूं, मुझे 6 किलोमीटर और जाना है, मतलब मुझे 6 किलोमीटर और जाना है। तो जब 6 किलोमीटर जाऊंगा तो 6 किलोमीटर रुपए और दे दूंगा। तो 1 किलोमीटर कितनी है? 6। 1 किलोमीटर के 6, तो 6 किलोमीटर कितने होंगे? 36 रुपए और दे दूंगा। तो 24 किलोमीटर में 6 किलोमीटर जाऊंगा तो 30 किलोमीटर हो जाएगा। तो 30 किलोमीटर के कितने रुपए बढ़ जाएंगे? 204 में 36 और बढ़ जाएंगे, तो 240 रुपए हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी, और ऐसे समझो इस सवाल को। 24 किलोमीटर जा चुका था, 6 किलोमीटर और गया, तो 6 किलोमीटर के 1 किलोमीटर के 6 रुपए, 6 किलोमीटर के 36 रुपए और दे दिए, 240 में 36 और दिए, 240 रुपए मेरा किराया हो गया। क्लियर है बेटा? चलो दोबारा देखना, आराम से वीडियो पॉज करके, रुक के, रिवाइंड करके, जैसे देखना हो, स्किप मत करना। बस आपने किसी सवाल को स्किप किया ये सोच के यार ये तो हम कर लेंगे, उसमें कुछ नया बताऊंगा वो छूट ही आएगा, ठीक है। फिर से देखो, एक टैक्सी जब 15 किलोमीटर गई तो किराया हुआ 200 रुपए। जब वो 25 किलोमीटर गई तो किराया हुआ 300 रुपए। तो मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, जब 10 किलोमीटर ज्यादा गई तो 100 रुपए किराया बढ़ गया। तो 10 किलोमीटर का 100 रुपए, तो 1 किलोमीटर का किराया 10 रुपए होगा। और यही वो आपसे पूछ रहा है, प्रति किलोमीटर का किराया क्या? इतना ही पूछा है, जितना पूछा उतना दे, ठीक है। फिर से देखो क्या कह रहा है सवाल, थोड़ा बड़ा सवाल है, ढंग से पढ़ना। मान लीजिए बेटा, क्या कह रहा है सवाल, पहले पढ़ते हैं। किसी निर्माण कार्य के लिए बिजली का बिल अंशतः निश्चित और अंशतः खपत हुई बिजली के यूनिट के साथ, मतलब क्या है? मतलब ये है कि आप घर पे ताला लगा के चले जाओ, इसका मतलब क्या बिल नहीं आएगा? बिल तो आएगा, एवरेज बिल तो आपको देना ही पड़ेगा, तो वो फिक्स बिल तो आएगा ही आएगा। उसके अलावा अगर जितनी ज्यादा बिजली आप यूज करोगे उतना ज्यादा बिल भी बढ़ता जाएगा, ठीक है बेटा। तो किसी निर्माण कार्य के लिए बिजली का बिल अंशतः निश्चित और अंशतः खपत हुई बिजली के यूनिट के साथ बदलती है। किसी महीने उसने 540 बिजली खपत करी है, 540 यूनिट खपत करी है, तो उसका बिल आया था 1800। और जब अगले महीने उसने 620 यूनिट बिजली जलाई है, यूनिट, तो उसका बिल कितना आया बेटा? 2040 रुपए, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूं, सुनना बेटा, मैं ये कह रहा हूं कि जब उसने कितनी 80 यूनिट ज्यादा जलाई है, क्यों? 60 वो और 20 ये, जब उसने 80 यूनिट बिजली ज्यादा जलाई तो उसका बिल 240 रुपए बढ़ गया, क्यों? 240, 1800, 200, 2000 और 40 वो, तो 80 यूनिट बिजली बढ़ाने पर बिल बढ़ जाएगा 240। तो मैंने कहा 80 या 140, मुझे पता चल गया 1 यूनिट बिजली जो है वो 3 रुपए की है। 1 यूनिट बिजली 3 रुपए की है। वो कितने बिल का पूछ रहा है? 500 का। 500 का। बेटा सोचो, जब आप ज्यादा बिजली जलाओगे तो बिल ज्यादा आएगा, कम बिजली जलाओगे तो बिल कम आएगा। हमें पता है कि 540 यूनिट का बिल है 1800,
कितने का पूछा है? 500 का। तो एक काम करता हूँ, मैं 40 यूनिट बिजली कम कर देता हूँ। जब 40 यूनिट बिजली कम करूंगा तो 40 यूनिट का बिल भी कम कर दूंगा। 40 यूनिट का बिल भी कम कर दूंगा। 1 यूनिट का बिल कितना है? 3 रुपए। तो 40 यूनिट का बिल कितना होगा? 120 रुपए। ठीक, जब 40 यूनिट बिजली कम करूंगा तो 120 रुपए भी कम हो जाएंगे। तो अब मेरे पास 500 यूनिट का जो बिल आएगा वो हटाओगे, कितना आएगा? 1680। 1680। देखो है क्या? बिल्कुल है। बात समझ में आ रही है ना बेटा आपको? अच्छा सवाल था। फिर देखो, ठीक है ना? देखो बेटा, हटा इसको। देखो सवाल पढ़ो। गुप्ता जी और उनकी पत्नी का वजन 7:8 के अनुपात में है, ठीक है, तथा उनका टोटल वजन है 120 किलोग्राम। दो लोगों में बात करते हैं हम, श्री गुप्ता पे बात करते हैं और श्री गुप्ता पर, और बात करते हैं उनकी पत्नी मतलब श्रीमती गुप्ता पर, श्रीमती गुप्ता पर। ठीक है, क्या कह रहा है बेटा? देखो, उनका वजन है 7:8 के अनुपात में और टोटल वजन है 120 किलो। तो मैंने कहा 7 यूनिट के गुप्ता जी और 8 यूनिट की श्रीमती गुप्ता। 7 यूनिट के गुप्ता जी, 8 यूनिट की, टोटल वजन कितना हो गया? 15 यूनिट। और 15 यूनिट बराबर का है कि 120 की, और 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 8। तो गुणा करोगे 8 का, गुप्ता जी 56 किलो के थे, और गुणा करोगे 8 का, श्रीमती गुप्ता 64 किलो की थी। ठीक, अब क्या हुआ? डाइटिंग हुई। डाइटिंग कोर्स करवा दिया भाई जबरदस्ती। अब क्या हुआ? जबरदस्ती करवाया हुआ, वरना 56 किलो के आदमी को डाइटिंग की क्या जरूरत है भाई? वो तो पहले से ही लो वेट में है। पर श्रीमती गुप्ता रखेंगी तो वो खाना बनाएंगे ही नहीं, अपने आप रखना पड़ेगा। तो डाइटिंग कोर्स के बाद क्या हुआ? मेरी बात को गौर से सुनना। गुप्ता जी ने अपना वजन 6 किलो कम कर लिया। अच्छा, इसका बेसिक करते हैं पहले। 20 गुप्ता जी थे कितने के? 56 किलो के। इनका वजन हो गया 6 किलो कम, 6 किलो। श्रीमती गुप्ता कितने की थी? 64 की थी। इनका वजन कितना कम हुआ? यही हमें पता करना है। और इनके वजन का अनुपात कितना हो गया? 5:6 हो गया। तो मैंने कहा 50/64 माइनस के x बराबर 5/6 के। तो ये कट जाएगा, 5 एकम 5 और 5 दाम 50, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सही है। तो कितना होगा बेटा? 60 बराबर 64 माइनस के x के, x इधर आ जाएगा, 60 इधर आएगा, और x की वैल्यू आएगी 4। तो श्रीमती गुप्ता ने अपना 4 किलो वजन कम किया। पर यह तरीका अच्छा नहीं है। क्यों? कैलकुलेशन ज्यादा है। सिंपल रास्ता समझना, इसको हटाऊं, समझ में आया ना बेटा? इसको ऐसे समझो, इसको ऐसे समझो बेटा, ऐसे समझो। इनका वजन कितना था? 5:56 इनका था, 64 इनका था। डाइटिंग कोर्स के बाद गुप्ता जी ने अपना वजन कम कर लिया 6 किलो। श्रीमती गुप्ता ने कितना वजन कम किया मुझे नहीं पता, ठीक। और इनके वजन का अनुपात कितना हो रहा है? 5:6। तो एक बात बताओ, 56 में से 6 गए, 56 में से 6 गए बराबर किसके हैं? 50 के। तो इनका वजन कुछ तो कम हुआ होगा, तो यहां पर कुछ तो आएगा। समझ रहे हो बेटे? बेटे मेरी बात को समझ रहे हो ना? 56 में से 6 कम हुआ, या 50 आ गया। और 64 में से कितना कम हुआ मुझे नहीं पता, तो ये भी नहीं पता मुझे। तो मैंने कहा 5 बराबर 50 के, 5 बराबर 50 के, 5 बराबर 50 के, 1 बराबर 10 के, 5 बराबर 50 के, 1 बराबर 10 के, और 6 बराबर 60 के। श्रीमती गुप्ता कितने की थी? 64 की। कितने की बची? 60 की। कितना कम किया? 4 किलो। यही तो वो पूछ रहा है। यूनिट से समझो इस सवाल को बेटा। बात समझ में आ रही है ना आपको? ठीक है, फिर से देखो बेटा एक और। हाँ, ये सवाल आपके एग्जाम में अक्सर आ जाते हैं। क्या कह रहा है सवाल? देखो जरा, हटाऊं बेटा इसको, रिपीट करना, पीछे जाओ, रिवाइंड करो, फिर देख लो सवाल को। 2-2 बार देखना पड़ेगा अगर समझ में नहीं आया तो। फिर ऐसा होगा नहीं कि मैं समझाऊं और समझ में ना आए, कोशिश जरूर करना। वो ये कह रहा है कि एक शिकारी कुत्ता खरगोश का पीछा करता है। खरगोश की 7 छलांग लगाने पर कुत्ता 6 छलांग लगाता है, लेकिन कुत्ते की 5 छलांगें खरगोश की 6 छलांगों के बराबर है। मतलब क्या है इसका? कुत्ता बड़ा है, खरगोश छोटा है। खरगोश जल्दी जल्दी कूद रहा है, लेकिन कुत्ता धीमे कूद रहा है, लेकिन दूरी ज्यादा तय कर रहा है, बड़े बड़े कदम रख रहा है। ठीक, इसमें पूछा क्या है उसने?
कुत्ते और खरगोश की चाल का अनुपात। कुत्ते और खरगोश, सवाल बेटा एक बच्चा गया था करके सही आया, अनुपात गलत रख आया। बेटा उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है कुत्ते और खरगोश की चाल का अनुपात, कुत्ते और खरगोश की। तो बेटा कुत्ता पहले आएगा, खरगोश बाद में आएगा, कुत्ते और खरगोश की चाल। तो बेटा समझो जरा, मैं दो चीजों बात करता हूं, सिंपल मैं समझाऊं, छलांग की और दूरी की, छलांग की और दूरी की। वो कह रहा है खरगोश की 7 छलांग लगाने पर कुत्ता 6 छलांग लगाता है, लेकिन कुत्ते की 5 छलांगे, कुत्ते की 5 छलांगे, ठीक है, छलांग की मतलब दूरी, खरगोश की 6 छलांगों की दूरी के बराबर है। ठीक है, सिंपल रास्ता देता हूं, सिंपल, कुत्ते की चाल ज्यादा होगी, खरगोश की कम होगी, जो भी हो वो अलग बात है। आप ये करना, नीचे की चीज को ऊपर भेजना। पूरे चैप्टर में मैंने पढ़ाया आपको अनुपात समानुपात में, बटे की चीज ऊपर जाएगी, बटे की चीज ऊपर जाएगी, तो नीचे की ऊपर जाएगी। जब 6 ऊपर जाएगा गुणा होगा तो यहाँ 36 आएगा, और ये 5 ऊपर जाएगा तो यहाँ 35 आएगा। और यही सबसे तेज तरीका है, एलसीएम ले सकते हो, एक दूरी मान सकते हो, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, पर इससे तेज तरीका आपको नहीं मिलेगा इस सवाल का। सबसे तेज तरीका चालों की अनुपात के लिए। ठीक है, ये एक सवाल मैं आपके लिए फिर से छोड़ रहा हूं, उतार लो, देख लो और समझ लो। छलांग लिखना, दूरी लिखना, नीचे की चीज ऊपर भेजना, और ये याद रखना जो पहले पूछा है कुत्ता पहले, तो कुत्ता पहले आएगा, खरगोश बाद में आएगा, वरना आपका सवाल गलत हो जाएगा। देख लो, एक शिकारी कुत्ता खरगोश का पीछा करता है, खरगोश की 5 छलांग लगाने पर कुत्ता 3 छलांग लगाता है, लेकिन कुत्ते की 1 छलांग की दूरी खरगोश की 3 छलांगों की दूरी के बराबर है। कुत्ते और खरगोश की चालों का अनुपात बताओ। बेटा करना, कमेंट करके जरूर बताना, अगर वीडियो देखो तो कमेंट जरूर करना। आगे बढ़ जाऊं? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है बेटा। एक हीरे का जो मूल्य है उसके वजन के वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर के समानुपाती, समानुपाती मतलब इक्वल, समानुपाती समाज चैप्टर ही समानुपाती चल रहा है, समानुपाती मतलब इक्वल है। एक व्यक्ति एक हीरे को 3:2:1 के अनुपात में तोड़ता है तो उसे 4,620 रुपए का नुकसान हो जाता है। हीरे की शुरुआती कीमत ज्ञात करो। बहुत अच्छा सवाल है, मैं आपको ये समझाता हूं, पूरा पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। बेटा मान लो बेटा कि आपकी एक हीरे की दुकान है, मान लो, ठीक है, मानने में कुछ नहीं आता, अभी बताया था मैंने आपको। मान लो मैं आपके पास गया, मैंने आपसे पूछा कि बेटा हीरा खरीदना है मुझे, तो कैसे दे रहे? सर अपनी दुकान है, आप तो पसंद कर लो। मैंने कहा ठीक है बेटा, कीमत कहाँ लिखी है? तो उसने कहा सर कीमत हीरे के नीचे लिखी हुई है। मैंने उस पर देखा, मैंने कहा बेटा इस पर तो लिखी नहीं है, इस पर तो हीरे का वजन लिखा है, हीरे का वजन लिखा है। तो मैंने कहा मैं कैसे निकालूं, मैं कैसे मानूं? तो उसने कहा सर एक काम करो, आप जो वजन लिखा है ना उसका स्क्वायर कर देना। स्क्वायर क्यों कर देना? उसने कहा है, अगर वो स्क्वायर कहेगा तो स्क्वायर करना, क्यूब कहेगा तो क्यूब करना, जो वो कहे वो करना। ठीक, तो आपने मुझसे कहा कि सर जो वजन है ना उसका स्क्वायर कर देना, वजन का स्क्वायर कर देना, हीरा आपको उतने का पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है बेटा, सुनना। तो मान लो मैंने एक हीरा पसंद कर लिया आपके लिए 10 ग्राम का, समझाने के लिए कह रहा हूं बेटा, समझाने के लिए। तो इसकी जो कीमत बनती है वो कितनी बनती है? 100 यूनिट। कितनी बनती है? 100 यूनिट। ठीक, मैंने आपसे कहा बेटा मुझे 10 ग्राम का हीरा पसंद है, मुझे दे दो। कि सर क्या करोगे? मैंने अंगूठी में लगवाऊंगा। तो सर एक काम करो, आप मुझे अंगूठी दे दो, हम आपको इस हीरे को अंगूठी में लगवा देंगे। मैंने कब आऊं? आपने कहा 2 दिन बाद आ जाना। मैं ठीक है बेटा। मैं 2 दिन बाद आया, मैंने कहा बेटा वो अंगूठी दो मेरी। तो आपने मुझसे कहा कि सर वो अंगूठी तो हमने तैयार कर दी पर एक गड़बड़ हो गई। मैंने कहा क्या गड़बड़ हो गई? कि सर वो लगाते टाइम हीरा टूट गया, लगाते टाइम हीरा टूट गया, तो वो टुकड़े हो गए उसके, हमने उनको वापस चिपका दिया और लगा दिया अंगूठी में, किसी को समझ में नहीं आएगा, टुकड़े लगा दिए हमने अंगूठी। ठीक है, मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। मैंने टुकड़े कैसे हो गए? तो मैंने कहा सर 10 ग्राम का था, एक टुकड़ा हो गया है 5 ग्राम का, एक टुकड़ा हो गया है 3 ग्राम का, और एक टुकड़ा हो गया 2 ग्राम का। वजन तो अभी 10 ही ग्राम है ना? तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैंने दे दो। तो आपने कहा सर लाओ 100 यूनिट रुपए। मैंने कहा 1 मिनट रुक जाओ, 100 यूनिट किस बात के दूं? कि सर हीरा 100 यूनिट का था। मैंने नहीं, हीरे की जो कीमत थी वो उसके वजन के स्क्वायर के बराबर थी।
जब मैं एक हीरा ले रहा था तो कीमत एक हीरे की दे रहा था, अब मैं 3 टुकड़े ले रहा हूं तो मैं कीमत भी 3 टुकड़ों की दूंगा। ठीक है बेटा, 3 टुकड़े खरीद रहा हूं, अब तो मैं एक हीरा कहां खरीद रहा हूं, 3 टुकड़े ले रहा हूं। आपने 3 टुकड़े में लगाया ना अंगूठी में, तो इसका वजन कितना है 5 ग्राम, तो 5 का स्क्वायर में 25 होगा, इसकी कीमत 25 होगी। 3 ग्राम का हीरा, इसका स्क्वायर क्या होगा 9 होगा। जब टुकड़ा लूंगा तो उसके वजन का स्क्वायर कर दूंगा, और ये 2 ग्राम का है तो उसका स्क्वायर कर दूंगा 4 ग्राम, और मेरे लिए टोटल कीमत होती है 25 और 9 34 और 4 38 यूनिट कीमत में आपको दूंगा तीनों टुकड़ों की। तो आपका हीरा कितने का था 100 यूनिट का, रह गया कितने 38 यूनिट का, आपको हो गया नुकसान। क्या इतनी बात समझ में आई? कंफर्म बेटा? वजन पहले का और बाद का बराबर ही होगा, जो वजन पहले था वही बाद होगा, इन तीनों का टोटल इसके बराबर होगा। टुकड़े तो हुए। क्या इतनी बात समझ में आ रही है बेटा? अगर समझ में आई तो सवाल समझना, वरना चला जाएगा सवाल। देखो क्या कह रहा है, हीरे का मूल्य उसके भार, उसके वजन के वर्ग स्क्वायर के समानुपाती इक्वल है। हीरे का जो प्राइस है उसके वेट के स्क्वायर के इक्वल है। तो एक हीरा था, आदमी ने उसको तोड़ दिया गलती से। कैसे तोड़ दिया? ऐसे तोड़ो कि 3 ग्राम का एक टुकड़ा, 2 ग्राम का एक टुकड़ा और 1 ग्राम का एक टुकड़ा, ऐसे तोड़ दिया। ठीक है, 3:2 बेटा। टूटने के बाद वजन क्या है 3 2 5 और 1 6। टूटने के बाद वजन 3 2 5 और 1 6, टूटने से पहले भी 6 था। ठीक, तो बेटा टूटने से पहले कीमत थी इसकी 36 यूनिट, और टूटने के बाद इसकी कीमत है 9, इसकी कीमत है 2 और इसकी कीमत है 1, सॉरी 2 का स्क्वायर 4, माफी चाहूंगा, 2 का स्क्वायर 4, इसका 1, तो 9 4 13 और 1 14 यूनिट। ठीक है बेटा, तो 36 ग्राम का हीरा टूट के रह गया 14 ग्राम का। 36 ग्राम का 36 कीमत थी, टूट के रह गई 14। कितने का नुकसान हो गया बेटा उसको? 22 का। मेरे हिसाब से नुकसान हुआ 22 यूनिट का, और 22 यूनिट का नुकसान बराबर काय के है 4620 के। तो आपने कहा सर 22 दूनी 44 और 22 एकम 22 और 1 यूनिट की वैल्यू आती है 210। वो कह रहा पहले कीमत क्या थी टूटने से पहले, तो गुणा करोगे आप 210 का, 1 बराबर 210 के टूटने से पहले गुणा करोगे तो 0 का 0, 21 6 126 की 6 हासिल गई 12, 21 3 63 और 12 75, 7560 रुपए का हीरा था टूटने से पहले। इस सवाल को ढंग से देख लेना दोबारा एक बार। क्या इतनी बात समझ में आ रही है बेटा आपको? कंफर्म? फिर से देखो बेटा, एक और सवाल देखते हैं। मैंने फिर से कहा अगर समझ में नहीं आया फिर से देखो एक और सवाल, वीडियो को आराम से पीछे करके देखो, सुकून से देखो, मेरी बात को समझो। ठीक है, फिर देखो, मैंने कहा टूटने के बाद वजन और टूटने से पहले वजन तो बराबर ही रहेगा। 1 किलो की ईंट को तोड़ दो, आधा किलो की 2 बन जाएंगी, है ना। अब वो सर चूरा मूरा जल गया, वो बात यहां पे नहीं हो रही है। ठीक है, एक कोई हीरा था, उसको उसने कितने का था, वो 5184 रुपए का था टूटने से पहले। इस बार पहले का वजन दे रहा है। ठीक है, और फिर क्या करा, तोड़ा कैसे उसने 1:2:3 के अनुपात में तोड़ा है। मतलब एक टुकड़ा हो गया 1 ग्राम का, एक टुकड़ा हो गया 2 ग्राम का। टूटने से बाद वजन है 1 2 3 और 3 6, टूटने से पहले भी 6 होगा। टूटने से पहले कीमत होगी स्क्वायर के इक्वल 36 यूनिट, और टूटने के बाद इसकी कीमत होगी 1, इसकी कीमत होगी 4 और इसकी कीमत होगी 9। अच्छी बात है बेटा, समझ में आ रही है? तो 9 4 13 और 1 14 यूनिट, और 14 बराबर किसके, इतने के। तो नुकसान कितने का हुआ 22 यूनिट का। मेरे हिसाब से नुकसान हुआ उसको 22 यूनिट का। बेटा नुकसान पहले उसने नुकसान दिया था और कीमत पूछी थी, इस बार कीमत दिया नुकसान पूछा है। तो मुझे पता है कीमत क्या थी उसकी 36 यूनिट, और 36 बराबर का है कि 5184 के। 12 से काटता हूँ, 12 तिया 36, 12 चौके 48, 3 बचे, 12 ती 36 और 12 दूनी 24, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 चौके 12 और 3 चौके 12, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 144 रुपए। गुणा करोगे 144 का तो 22 चौके 88 और 22 चौक 88 और 8 96 की 6 हासिल गई 9, 22 एकम 9 और 22 31,
3168 का हीरा था, सॉरी 3168 का उसको नुकसान हुआ। क्या आपको मेरी इतनी बात समझ में आ रही है बेटा? कंफर्म? चलो अच्छी बात है बेटा। एक सवाल और देख लेते हैं हम इसी टाइप का। हटाएं इसको बेटा, ये सवाल ढंग से देख लेना। एक और सवाल देता हूं आपको ऐसा ही, ठीक है? देखो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है बेटा, दिल टूटने पर, वाह क्या सवाल है, दिल टूटने पर भावनाओं का अनुपात 1:2:3:4 के अनुपात में, उसकी भावनाओं का अनुपात, दिल की कीमत भावनाओं के, ये हो गया है, अनुपात हो गया है, दिल की कीमत भावनाओं के वर्ग के समानुपाती है। दिल टूटने पर 700 रुपए का नुकसान हुआ है, तो दिल की मूल कीमत क्या थी? बेटा बहुत कम नुकसान हुआ दिल टूटने पर 700 रुपए का। चलो कोई नहीं, हम सवाल समझते हैं। मान लो ये दिल टूटने से पहले था, टूटने के बाद क्या हुआ? 4 टुकड़े हो गए दिल के, है ना? 1:2:3:4। तो बेटा टूटने के बाद वजन 1 2 3 3 6 और 4 10, टूटने से पहले भी 10 होगा। कीमत क्या होगी? भावनाओं के वर्ग के समानुपाती, ठीक है भैया। तो इसकी कीमत टूटने से पहले थी 100 यूनिट, और टूटने के बाद कीमत क्या बची है वो भी देख लेते हैं। इसका स्क्वायर आएगा 1, इसका स्क्वायर आएगा 4, इसका स्क्वायर आएगा 9 और इसका स्क्वायर आएगा 16। तो 16 4 20, 16 4 20 और 10 30 यूनिट। 100 यूनिट का दिल टूट के 30 यूनिट का बचा है बेटा, नुकसान हो गया 70 यूनिट का। और 70 यूनिट बराबर का है कि 700 रुपए के, और 1 यूनिट की वैल्यू आती है 10 रुपए। ठीक, वो कह रहा दिल की मूल कीमत कितनी थी, गुणा 10 कर दो। 1000 रुपए का दिल था बेटा टूटने से पहले, बहुत सस्ता दिल था। उम्मीद करता हूं बेटा कि आपको ये सारे सवाल समझ में आए होंगे, है ना? अगर समझ में आए हैं तो वही फिर से चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, दोस्तों को बताओ ये कोई पढ़ा रहा है फ्री में, पढ़ो। ठीक है, अगले वीडियो के साथ, नए सवालों के साथ कल फिर मिलेंगे। डेली एक वीडियो डालूंगा। हो सकता है कल का वीडियो एक आखिरी वीडियो हो, अगर हो सका तो। थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, बड़ा हुआ तो मैनेज करेंगे हम लोग, क्योंकि अगर बचे हुए सवाल है सभी करना है, छोड़ना कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि छोड़ दें किसी सवाल को, इंपॉर्टेंट हुआ एक भी सवाल अगर इंपॉर्टेंट होगा तो मैं उसको जरूर करवाऊंगा, आपके लिए पूरा सिलेबस लेके आऊँगा। कुछ लोगों को बताया था कि अनुभव बहुत तगड़ा है, शायद मैं 2010 से मैं क्लासेस ले रहा हूँ, ऑफलाइन ले रहा हूँ, ऑनलाइन के क्षेत्र में नया हूँ, तो हो सकता है कि सेटअप में थोड़ी दिक्कत आए आपको। ठीक है, इतनी देर तक आपने मेरा साथ दिया उसके लिए धन्यवाद। अगले वीडियो के साथ कल फिर मिलेंगे। चलो धन्यवाद।